यानी अध्याय नंबर 5 जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, प्रश्नावली 5.1। जितने भी इसमें सवाल बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो फिर से नंबर 1 करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। यानी जितने ये 5 दिए हैं ना, इनमें बताना है कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, कारण के साथ बताना है। तो फर्स्ट वाला क्या है? एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी कि इसमें क्या दिया कि जो एक बिंदु होती है ना, उससे क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है? तो क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो एक बिंदु होती है उससे असंख्य रेखा खींची जा सकती हैं। तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब दूसरा करते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यानी कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती। असत्य। क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी कि जो दो बिंदु होते हैं उनसे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। तीसरा क्या है? एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक जो शांत रेखा होती है दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब चौथा करते हैं। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। यानी कि जब दो वृत्त बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्या कैसी होती है? बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्योंकि दो वृत्त बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे और त्रिज्या भी बराबर होगी। अब पांचवा करते हैं। आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यानी कि जो 5.9 आकृति है ना, ए बी पी क्यू और एक्स वाई, तो बताना है कि सत्य है कैसा? तो क्या है? सत्य है। क्योंकि यूक्लिड अभिगणित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी क्या दिया था इसमें? ए बी बराबर पी क्यू दिया और पी क्यू बराबर एक्स वाई दिया और ए बी बराबर एक्स वाई दिया। तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर दूसरा करते हैं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? यानी इसका मतलब है कि आप जो इसमें शब्द आएंगे उनको परिभाषित कैसे कर पाएंगे। लेकिन हम जो जिनकी इनकी परिभाषा लिखना हम ऐसे शब्दों में लिखेंगे कि ऐसे कोई शब्द ही नहीं आएंगे कि जिनको आपको समझ में नहीं आए। तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इनकी परिभाषा। तो क्या है? समांतर रेखा है नंबर 1 पे है। तो समांतर रेखा क्या कहलाती है? वे सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। यानी कि ऐसी रेखा जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ ना हो तो क्या कहलाती है? ऐसी रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। और क्या है? देखो दूसरा लंब रेखा है। लंब रेखा क्या होती है? दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वे रेखा क्या कहलाती है? लंब रेखा कहलाती है। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो क्या कहलाती है? वे लंब रेखा कहलाती है। तो अब क्या रेखाखंड क्या होता है? तो वह सीधी रेखा जिनके दोनों शुरू बिंदु होते हैं। मतलब कि ऐसी एक लाइन जिनके दोनों शुरू बिंदु होते हैं वही क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। चौथा क्या है? वृत्त की त्रिज्या
तो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यानी अपन जब वृत्त खींच लेते हैं तो जो परिधि होती ना है उनसे मिला दिया जाता ना, तो वही क्या कहलाती है, केंद्र से मिला दिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। अब वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। यानी ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, तो चारों कोण बराबर हो, तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं दोस्तों। यानी कि प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यानी कि जो दो अभिधारणा दी इन पर क्या करना है, विचार करना है, तो करते हैं। पहली अवधारणा क्या है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो एक और बी के बीच स्थित होता है। यानी कि दो बिंदु हैं, उनके बीच में सी बिंदु विद्यमान है। तो एक बिंदु जैसे ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब इसने बोला कि इसके बीच में सी बिंदु विद्यमान है, तो सी बिंदु अब कहीं भी हो सकता है इनके बीच में, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मतलब कोई क्लियर नहीं है कि सी बिंदु कहां पर है, क्लियर नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा जी, तो दी गई अभिधारणा में कई शब्द क्या है, अपरिभाषित हैं। जैसे बिंदु सी का बिंदु ए और बी के मध्य स्थित होना। तो अब दूसरी अवधारणा दूसरी करते हैं। यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? यानी कि जैसे दो बिंदु है जे, इनके बीच में सी बिंदु है। अब कोई क्लियर नहीं है ना कि कहां पर सी बिंदु है। अगर क्लियर होता तो फिर अलग प्रकार से करते, अब क्लियर ही नहीं है तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, तो दी गई अवधारणा में कई शब्द क्या है, अपरिभाषित हैं। और इसके आगे क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं, अविरोधी है, हाँ नहीं, ये अभिधारणा क्या है, विरोधी है। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। नहीं। तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 करते हैं, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर से स्पष्ट कीजिए। यानी जब इस प्रकार के सवाल दिए रहते हैं तो सवालों में जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी क्या दिया, A और B के बीच एक बिंदु सुई स्थित है, यानी कि एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु A हो गया। इन बिंदु का नाम A और B है और इनके बीच में एक C बिंदु स्थित है ना। ये दिया है ऐसा प्रश्न में। और क्या दिया कि AC बराबर BC, क्या दिया, AC बराबर AC बराबर के BC। और सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना AC बराबर 1/2 AB हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति करते हैं किससे, जो सवाल में दिया रहता है। तो दिया क्या है, AC बराबर BC। अब ये बताओ, जब दिया है अपन को आकृति में दिया AC BC AB के बराबर हो सकता है, क्योंकि देखो पूरी लाइन है ना जी,
ए बी बराबर क्या हो सकता है, ए बी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस के बी सी हो जाएगा ना। तो अपन क्या करेंगे, तो जब इधर बी सी दिया ना, इधर ए सी दिया, यानी ए सी बराबर बी सी दिया, तो इसके दोनों पक्षों में ए सी जोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, अब ए सी जोड़ देंगे दोनों पक्ष में, तो ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस के ए सी हो गया। अब ए सी प्लस ए सी यानी कितना ए सी हो गया, दो ए सी, दो ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। अब बी सी प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं ना, तो ए भी इधर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, अब इधर देखो गुणा में है ना दो, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 1/2 ए बी। इस प्रकार से क्या हो गया, अपना सिद्ध हो गया, यानी ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये सिद्ध हो गया। 5 प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी कि इसमें क्या दिया, प्रश्न 4 में, प्रश्न 4 में अपन ने क्या सिद्ध किया था कि दो, एक रेखाखंड था, उसके बीच में क्या एक बिंदु था ना, तो अपना क्या निकला था कि ए सी बराबर 1/2 ए बी, यही सिद्ध किया था ना प्रश्न 4 में। तो इसमें क्या सिद्ध करना कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी कि जो रेखाखंड होता है उसका एक ही मध्य बिंदु होता है या नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, एक और बिंदु लेकर सिद्ध करेंगे कि होता है कि नहीं। ठीक है, तो इस बिंदु को नाम ले लेते हैं डी, इस बिंदु को नाम क्या रख देते हैं, डी रख देते हैं। तो क्या करेंगे, माना ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड के दो बिंदु सी व डी हैं। तो चूंकि, तो क्या हो जाएगा, सी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1/2 ए बी, क्योंकि प्रश्न 4 में अपन ने निकाला था जब दो बिंदुओं के बीच में सी बिंदु था तो क्या सिद्ध किया था, ए सी बराबर 1/2 ए बी। इसी प्रकार से जब सी ए बी रेखा का सी मध्य बिंदु है तो क्या सिद्ध होगा, ए सी बराबर 1/2 ए बी, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा। हो गया ना, इसको मान लिया समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण
समीकरण 2 से। अब देखना है इसमें, अब क्या दिया देखो, AC बराबर 1/2 ए भी दिया, इधर AD बराबर 1/2 ये भी दिया, यानी कि देखो बराबर है ना पीछे पीछे, तो क्या हो जाएगा अपना AC बराबर AD हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, A से कट जाएगा, यानी C बराबर D निकला, जो कि क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती, क्योंकि दोनों बराबर है ना, COD क्या है, बराबर है ना। तो अपन कह सकते हैं कि AB रेखाखंड, क्या क्या कह सकते हैं, AB रेखाखंड, AB रेखाखंड का केवल AB रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी अपन को सिद्ध करना था कि ये भी जो रेखाखंड होता है उसके बीच में कितने मध्य बिंदु हो सकते हैं, तो केवल क्या हो सकता है, एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। प्रश्न नंबर 6 करते हैं। आकृति 5.10 में, आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। यानी कि जो प्रश्न में दिया उसको लिख लेंगे सबसे पहले। तो दिया है AC बराबर BD, क्या दिया, AC बराबर BD। सिद्ध करना, सिद्ध करना AB बराबर के CD। अब क्या करेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति कहां से करेंगे, जो दिया रहता है। दिया क्या है, AC बराबर के BD, क्या दिया, AC बराबर के BD दिया। तो अपन इसमें से अगर शायद अगर AC में से, ये है ना AC में से अगर अपन क्या घटा देंगे, ये इतना है मान लो, जैसे A B और C, ये तीनों बिंदु हैं, है ना, ये तीनों बिंदु। अगर इस AC में से, इतने पूरे में से, यानी AC में से अगर हम क्या घटा दें, अगर BC घटा देंगे, ये घटा देंगे अगर, तो क्या बचेगा अपना, क्या बचेगा, AB बचेगा। यानी AC माइनस में से क्या घटा देंगे, BC घटा देंगे। और जब इसमें बराबर किस तरफ घटाया, तो उस तरफ भी घटाएंगे BC, है ना। तो जब AC में से BC चला गया तो क्या बचा, AB बचा, इधर क्या बचा, AB। अब BD माइनस BC, यानी BD में से माइनस BC चला जाएगा, यानी BD ये है देखो, B और D ये है, और इसमें से अगर BC चला जाए तो ये चला गया, मान लो इतना बचाना, CD बचाना, तो CD हो जाएगा। यही अपन को सिद्ध करना था, AB बराबर CD। तो क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, यानी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रश्न नंबर 7 करते हैं। योगरेट की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ है, अभिगृहित 5(1) सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है, यानी कि जो अवधारणा दी है इसको अपन क्या करना है, तो जैसे अभिगृहित 5 है, पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है। यानी कि मान लो जैसे गोला ले लिया ना गोला,
इसके अगर दो टुकड़े कर दें, यानी दो भाग कर दें, तो कैसा बनेगा? एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा। तो अब एक रीत 5 क्या है? पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है, यानी ये बड़ा है, इसके जब दो टुकड़े कर दिए तो ये दो भागों में बट गए ना, तो इनमें से कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना ऊपर वाला। तो यही बात है, पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है। उपरोक्त अभिगृहीत हर क्षेत्र में क्या है? सत्य है, अतः इसे सर्वव्यापी सत्य बोला जाता है। इसका उत्तर